तो अभी तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा? तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि कोई चार्ज does not depend on state, क्योंकि चार्ज में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, उससे स्पीड से कोई मतलब नहीं है। मैं बोला था ना ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, तो ये स्पीड से कोई मतलब ही नहीं है इसको। बाद में वो बनने के बाद जो मैग्नेटिज्म में आएगा वो मूविंग चार्ज होगा, वेलोसिटी क्या आएगा पढ़ेंगे ना, मैग्नेटिक फोर्स QV sin थीटा, तो वहां पर वो दूसरा है वेलोसिटी। तो ये स्पीड के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है चार्ज, वो चार्ज बढ़ने के हिसाब से फोर्स अलग अलग होगा। मैं चार्ज बोल रहा हूँ, यहाँ पर बच्चे ना इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। क्यों बोलते हैं सर हमें तो मैग्नेटिक फोर्स में पढ़ा था कि सर ये होता है कुछ चीज कि जो फोर्स होगा वो होगा QV sin थीटा। बच्चों ये फोर्स होता है, ये वेलोसिटी के हिसाब से चेंज होते रहता है। अरे बड़ी माय पॉइंट यहाँ और वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चार्ज। सो चार्ज इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, समझ में आया? और वो इंटरनल प्रॉपर्टी स्पीड में डिपेंड नहीं करेगा। इवन what your mass will do depend on the speed of the body। जैसे ना हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला किसने दिया था ना, द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। उसको बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड वहां से ये रिलेटिविस्टिक मास के बारे में उन्होंने बताया था। ये क्या होता है पता है? ये होता है, मान लो मैं अभी यहाँ पर पढ़ा हूँ तो मैं कौन सा बॉडी हो गया? रेस्ट बॉडी आया ना, तो मेरा अभी कुछ मास होगा या नहीं होगा? और वो मास होगा मेरा m0, ये होता है रेस्ट मास। आया समझ में? और ये क्या होगा ना, ये मेरा मूविंग मास होगा जब मैं स्टेट ऑफ मोशन में जाऊंगा। समझ में आ रहा है ना? ये मेरा मूविंग मास हुआ, मतलब मैं जब स्टेट ऑफ मोशन में गया था मेरे पास जो मास आएगा वो होगा m0, जिसको रिलेटिविस्टिक मास बोलते हैं। और क्लियरली यू कैन सी फ्रॉम द फॉर्मूला दैट दिस मास मूविंग नो डिपेंड ऑन द स्पीड। आप कितना स्पीड से जाते हो ना, आपका मास उस हिसाब से वैरी करता है। लेकिन थोड़ा अजीब लगेगा ना, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मान लो मैं अभी खड़ा हूँ, मान लो मेरा मास कुछ है, मैं अभी यहाँ पर चलना शुरू कर दूंगा ऐसे ऐसे, को मैं मूविंग बॉडी। तो ये बोलना चाहता हूँ ना, मैं जब खड़ा हूँ मेरा मास जो है, जो मैं चलना शुरू करता हूँ मेरा मास एक्चुअली में मेरा मास वो नहीं रहता है, दैट गॉट चेंज। क्या अजीब लगेगा? क्योंकि क्लास 9 और 10 में हमको एनसीईआरटी में ये बोला गया कि और के प्लैनेट के अंदर मास सेम होता है, बट एक्चुअली इट इज नॉट टू द पॉइंट, इट इज नॉट अप टू द मार्क, इट इज नॉट 100% एक्यूरेट। क्यों? अभी इसको फील करते हैं। चलन मान लो उस स्पीड में जा रहे हो, समझ में आ रहा है? मान लो 3 मीटर पर सेकेंड अब चल के जा रहे हो, कब कभी हो गया 3 मीटर पर सेकेंड आया ना। नीचे क्या है? अरे सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो भाई स्पीड ऑफ लाइट इससे बहुत ज्यादा होता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? वो 10 के पावर 8 होता है, उसका ये 1% भी नहीं है। समझ में है ना? समझ में आया? वो उसका 1% भी नहीं है। देखो जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये उसका 1% भी नहीं है। वो 10⁸ और है ना, ये उसका 1% भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आपका जो वेलोसिटी है भी दैट इज मच 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 लेसर एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। हायर अब अगर आपका स्पीड ना लाइट के स्पीड से बहुत कम होगा तो इमेजिन करो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। क्यों? इसका स्क्वायर लेने से 100 होगा और इसका स्क्वायर लेने से 10⁻16 बन जाएगा। अरे बड़ी माय पॉइंट, तो ये और छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर जो लिखा गया है इसमें v² ऊपर है और उनको पता है फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर बहुत छोटा होता है ना एज कंपेयर टू
इट्स डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन का वैल्यू बहुत कम बनेगा, 1 से बहुत कम आएगा। दैट मीन्स v square by c square will be very 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 small as compared to 1। आ रहा है ना, देखो देखो ये इससे बहुत छोटा है, तो जाहिर सी बात है उसका अगर स्क्वायर करोगे ये होगा 100। v स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा ना, लेकिन c स्क्वायर क्या होगा कि 9 × 10⁻16 होगा। समझ में आ रहा है? तो ये और छोटा हो गया, ये इससे और छोटा हो गया। और जब ये छोटा होगा, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है, न्यूमरेटर अगर बहुत छोटा होता है तो वहां फ्रैक्शन 1 से बहुत छोटा आएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू 1 से बहुत कम आएगा। इसका मतलब वो इक्वेशंस क्या बनेगा, m = m0। नीचे क्या आएगा ना, एक बहुत छोटा क्वांटिटी आएगा, एक स्मॉल नंबर आएगा, एक डेसिमल आएगा जो कि 1 से बहुत छोटा है। आया ना, समझ में आ रहा है ना? मान लो ये 0.0000001 आया, तो 1 से तो कम आएगा ना, कोई चीज को 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो से 1 से छोटा आएगा ना। समझ में आ रहा है? तो नीचे डेसिमल बना। चलो एग्जांपल देता हूँ, देखो मान लो ये x है, ये y है, इसके नीचे 0.2 है, इसको सॉल्व करो, ये ऊपर जाएगा, ये होगा 2/10, x क्या बनेगा, ये 10 ऊपर जाएगा। समझ में आया ना? ये बना क्या 5y। कहने का ये मतलब है यहाँ पर कौन ग्रेटर हुआ, x किससे ग्रेटर हुआ, y। कितना टाइम्स, तो 5 टाइम्स। क्यों हुआ, क्योंकि y के नीचे क्या था, एक डेसिमल था जो कि 1 से छोटा था। तो जब भी फ्रैक्शन में नीचे डेसिमल होता है, जब भी फ्रैक्शन में नीचे डेसिमल होता है वो 1 से छोटा होता है ना, तो वो स्मॉलर क्वांटिटी होता है और उस तरफ जो होता है वो उससे ग्रेटर होता है। उसके जैसा इसके नीचे क्या है, डेसिमल, और वो डेसिमल किससे छोटा है, 1 से छोटा है। मैंने अभी प्रूव किया। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी बहुत कम आएगा, इसका मतलब m इससे ज्यादा होगा, m0 से ज्यादा आएगा। एंड m0 आपका कौन सा मास था, m0 आपका मूविंग मास था, और सॉरी m था आपका मूविंग मास एंड m0 था आपका रेस्ट मास। तो इसका मतलब जब हम चलना शुरू करेंगे हमारा मास इंक्रीज हो रहा है। लेकिन पता है क्या होता है, देखो अभी मैं खड़ा होगा, मान लो हमारा मास कुछ है, क्लियर, मान लो कुछ है 75 है, क्लियर। तो मैं जब चलना शुरू करूंगा ना ऐसे ऐसे, स्पेशल थ्योरम ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलता है कि भाई तू जब चलना शुरू करेगा ना तेरा मास इंक्रीज होगा, लेकिन वो इंक्रीमेंट ना बहुत नेग्लिजिबल होगा। There will be increment in my mass, but that increment will be much much lesser। वो इतना कम होगा कि कोई मशीन उसको प्रिसाइजली मेजर नहीं कर पाएगा। मान लो मेरा m0 था, मान लो ना कुछ इस तरह होगा, मान लो मेरा m0 था 75, मेरा m कितना आएगा पता है जब मैं स्पीड अपर करता हूँ, मान लो ये एग्जाम्पल है, इतना आएगा। मुझे बताओ ये जो इंक्रीमेंट हुआ इतना प्रिसाइज आपने के लिए हमारे पास कोई मशीन कन्वीनियंट नहीं होता है ना, इट इज नॉट कन्वीनियंट टू मेजर दैट मच ऑफ स्मॉलर चेंज इन मास। इसीलिए क्या बोला जाता है कि आपका जो मास होगा ना, मूविंग मास, वो रेस्ट मास के साथ बराबर करता है, बट एक्चुअली में नहीं करता है। आप जब मोशन में जाओगे आपका मास ज्यादा होता है। ये समझ में आ रहा है ना? हम जब मूविंग बॉडी बनेंगे हमारा मास ज्यादा होगा, मतलब हम चलते हैं हमारा मास थोड़ा बढ़ता है, अगर दौड़ना शुरू करेंगे ना हमारा मास और ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज मास डू डिपेंड ऑन स्पीड और चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड। चार्ज कभी भी स्पीड में डिपेंड नहीं करता है, दिमाग में नहीं लेना है। वो फोर्स होता है F = QVB sin थीटा, वो वेलोसिटी चेंज होने से फोर्स चेंज हो रहा था, ये चार्ज के बाद चल रहा है इधर। ये आएगा, समझ में आ गया ये? चलो, so the next point is charge is negative in nature। चार्ज additive in nature होता है। देखो यहाँ पर लिखा भी है, चार्ज दीजिए स्केलर क्वांटिटी, लिखा है ना, चार्ज कौन सा क्वांटिटी है, भाई स्केलर क्वांटिटी है, और ये स्केलर की तरह हार्ड होगा। मान लो सिस्टम है मेरे पास, और वो सिस्टम में 3 चार्ज पड़ी है, एक A, एक B, एक C। मान लो इसका चार्ज है +1 कूलम
इसका चार्ज है -2 कूलम, इसका चार्ज है +3 कूलम। अगर मुझे पूरा सिस्टम का नेट चार्ज निकालना पड़ेगा, मुझे क्या करना है पता है? चार्ज को सिंपली ऐड करेंगे। देखो जो वेक्टर होता है ना, उसके लिए वेक्टर एडिशन लॉ होता है ना, 11 में पढ़ा होगा ना, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। लेकिन वो वेक्टर होता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ से क्या पता चला? चार्ज बीइंग स्केलर वो नॉर्मली ऐड किया जाएगा, जैसे हम करते हैं ना 2 + 3 = 5, उसकी तरह ही ऐड होगा। तो इसका नेट चार्ज क्या बनेगा? ये होगा +1 कूलम प्लस -2 कूलम प्लस +3 कूलम। सो ये 3 + 1 हो गया 4 कूलम -2 कूलम। सो नेट चार्ज कितना आ गया? ना नेट चार्ज आ गया 2 कूलम। क्लियर? सो ये हमको पता चला कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसका डायरेक्शन नहीं होता है, इसे मैग्नीट्यूड होता है, एंड वो एडिटिव इन नेचर होता है। क्लियर? The next important point is that for an isolated system, बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम? कोई भी सिस्टम के ऊपर में नेट फोर्स अगर 0 आएगा ना, तो इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। कोई भी सिस्टम के ऊपर में अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, देखो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मान लो ना यहाँ पर कोई चीज है, ये है, मान लो मैं बोलूंगा ना इसको मैं 2 न्यूटन से खींच रहा हूँ और इस तरफ उसको कोई 2 न्यूटन से खींच रहा है, तो यहाँ पर इसके ऊपर में 2 डिफरेंट एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया, लेकिन नेट फोर्स कितना आया? 0 आया। तो कहने का ये मतलब फोर्स अप्लाई किया जाएगा, लेकिन नेट फोर्स कभी नहीं आएगा, कभी नहीं बनेगा। नेट फोर्स हमेशा कितना आएगा? 0। और जो सिस्टम के ऊपर में आता है ना, उसको कौन सा सिस्टम बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। और जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना, उसके लिए उसका नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। रीजन एस नेट एक्सटर्नल इज 0। समझ में आ रहा है? एक एक्सटर्नल नहीं दोगे, वो जो एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन बाहर को नहीं देगा, बाहर से नहीं लेगा। इसका मतलब एक्सटर्नली उसका इंटरैक्शन बंद हो गया। मान लो मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम हूँ, तो मेरे अंदर में जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इंटरनल है, लेकिन एक्सटर्नली मेरे ऊपर में कोई फोर्स नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं कौन सा सिस्टम हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम। तो मेरा नेचर जो होगा ना, दैट विल रिमेन एज दैट, देयर विल बी नथिंग, कोई भी चेंज नहीं आएगा, चार्ज का कोई चेंज नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल हम करते हैं। चलो ध्यान लो, एक सिस्टम है, समझ में आया? और इस सिस्टम में ना 3 बड़ी है, ए बी एंड सी। ए का चार्ज था +2 कूलम, सी का था +3 कूलम, इसका था -1 कूलम। मान लो ना it is a system consisting of 3 different body A and B and C, and A is having this much, B is having this much, and C is having this much of charge। मैंने अभी क्या किया ना, वो एक्सटर्नली कुछ फोर्स दे दिया। मान लो यहाँ से कुछ एक्सटर्नल फोर्स ऐसे दे दिया और यहाँ से कुछ एक्सटर्नल फोर्स दे दिया। और आई मेंशन दैट ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। यहाँ पर अगर जितना धक्का लगा रहे हैं ना, वो सामने से भी उतना धक्का लगाएंगे। एग्जाम्पल लो ना, एक टेबल है, सामने से आप 2 न्यूटन से धक्का लगा रहे हो और आपके सामने से कोई 2 न्यूटन से फोर्स से धक्का लगाएगा ना, टेबल आपके तरफ जाएगा ना मेरे तरफ आएगा। यही तो होता है ना। तो उस वक्त वो टेबल को कौन सा सिस्टम बोलेंगे? दैट बिकम एन आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जैक्टली दिस हैपेंस विद अ चार्ज बॉडी। इज दैट क्लियर? मैंने इसके ऊपर में भी 2 वर्टिकल फोर्स दिया, समझ में आ रहा है? मान लो 2 हॉरिजॉन्टल फोर्स भी दे रहा हूँ, लेकिन अपोजिट दिशा में दे रहा हूँ। ये बार-बार बोल रहा हूँ, ये दोनों अपोजिट दिशा में है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। कहने का मतलब मान लो इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड वही है, आया ना, तो इसके वजह से नेट कितना आएगा? 0 आएगा भाई, क्योंकि अपोजिट में है, डेविल कैंसिल होती होगा। सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल फोर्स मैंने दिया, ये भी अपोजिट दिशा में है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये भी नेट फोर्स कितना बनाएंगे? 0। इसका मतलब यहाँ पर क्या आया ना, मेरा एफ एक्स का नेट 0 आया एंड एफ वाई का नेट
वो भी आ गया 0। समझ में आ रहा है ना? और कोई तीसरा कंपोनेंट होता ही नहीं है प्लेन में, तो इसका मतलब इसका एफ नेट कितना आया? 0 आया। तो इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम में कोई बॉडी का प्रॉपर्टी चेंज, चार्ज रेट चार्ज चेंज नहीं होता है। मान लो ना इनके अंदर सब एक्सचेंज होगा, तो आप बोलोगे सर न्यूटन का सेकंड लॉ ने बोला था फोर्स की वजह से चेंजेस तो होता है ना, तो इसमें चेंजेस आएगा, इंटरनली चेंजेस आएगा। बार बार बोल रहा हूँ, इंटरनली उसका प्रॉपर्टी में चेंजेस आएगा, लेकिन एक्सटर्नली पूरा सिस्टम का प्रॉपर्टी चार्ज चेंज नहीं होगा। तो इंटरनली ऐसे ये हो सकता है। मान लो ये फिगर था ना, मान लो अभी ये फिगर ये हो गया, देखो मान लो फिगर ऐसे हो गया, अभी ए के पास आ गया मान लो 1 कूलम, बी के पास आ गया मान लो +1 कूलम, सी के पास पूछा गया है कि इसके चार्ज कितना होगा। लेकिन ये वही सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, और आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें चार्ज मान लो क्यू है, इसमें चार्ज मान लो क्यू डैश है। तो क्योंकि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, सो क्यू नेट जो होगा, क्यू नेट का डैश भी वही होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि नेट फॉर 0 आ रहा था। अगर my point, I was not experiencing an external force. So that means if we call an isolated system, for an isolated system, the total charge, the net charge always remain conserved or constant. तो इसमें Q net जो होगा, इसमें Q net का डैश वही आएगा। So Q net निकालो, वही Q net कितना आया था निकालो यहाँ से, देखो Q net कितना आएगा, 2 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम, -1 कूलम, तो कितना आ गया, 5 - 1 आ गया 4 कूलम। सो ये आया था 4 कूलम। फिर इसका देखो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2 कूलम, प्लस ये चार्ज को स्मॉल क्यू ले लो, चार्ज क्यू अननोन चार्ज, तो अभी अननोन चार्ज क्यू कितना होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू 4 कूलम -2 कूलम, सो क्यू इक्वल टू 2 कूलम। ध्यान हो गया 2 कूलम आ गया, 2 + 1 कितना आया 3, 3 + 1 4, और इसका भी कितना आया था 4 ही आया था। इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया कि कभी कोई आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसका नेट चार्ज हमेशा कंजर्व होगा। फिजिक्स में, साइंस में कंजर्व होने का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब पहले वैल्यू जो था बाद में दैट वैल्यू रिमेंस द सेम, दैट नॉट गॉट चेंज, वो चेंज नहीं हुआ, जो था अभी भी वैल्यू वही है। इज दैट क्लियर? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम जाएंगे। Clear? So I got 6 property number 6 is. प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या होगा, यहाँ पे बोलता हूँ फिर बाद में इसको समझाता हूँ कि कोई बॉडी का जो नेट चार्ज होगा ना वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, charge of an electron. इंटीग्रल जो मतलब इंटीजर होगा, इसका मतलब n इधर क्या होगा पता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लाइक दैट। ये क्या ये इसको क्या बोलते हैं ना, पहले बोलता हूँ, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, देखो अगर मान लो मैं कोई शॉप में जा रहा हूँ, मेरे को पेन खरीदना है, तो जाहिर सी बात है मुझे जितना रिक्वायरमेंट होगा पेन का उस हिसाब से मैं शॉपकीपर को बोलूंगा कि भाई मुझे 2 पेन दे दे या 3 पेन दे दे, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो अभी कैसे बोलते हैं, भाई मेरे को 2.5 पेन दे दे, ऐसे तो नहीं बोलते ना 3.5 पेन दे दे, ऐसा नहीं होता है ना। एग्जैक्टली सिमिलर कंसेप्ट एक चार्ज बॉडी का होता है। कहने का ये मतलब है अगर कोई बॉडी को आप चार्ज करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन दे दो, और उसका चार्ज निकालना चाहते हो, किसको निकालो, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बोला था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स ए चार्ज बॉडी, रिमेंबर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स ए चार्ज बॉडी। सो कोई बॉडी को चार्ज देने के लिए इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई बॉडी का चार्ज निकालने के लिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दो। समझ में आ रहा है? लेकिन सवाल आएगा क्या
कोई बॉडी को मेरे को चार्ज देना है, क्या मैं 2.5 नंबर इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ? कभी नहीं दे पाओगे। और ये फॉर्मूला वही चीज बोलना चाहता है, अगर कोई बॉडी को चार्ज करना चाहते हो ना, इलेक्ट्रॉन दे दो, नहीं तो निकाल लो। समझ में आ रहा है ना? लेकिन वो इंटीजर नंबर में होगा। मान लो आपको इलेक्ट्रॉन देना है, आइदर 1 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, नहीं तो 5 इलेक्ट्रॉन दे दो, नहीं तो 15 दे दो, नहीं तो 10 दे दो, लेकिन 10.9 8.4 इलेक्ट्रॉन ये पॉसिबल नहीं होगा। सो कोई बॉडी को अगर चार्ज देना है या लेना है, हम इलेक्ट्रॉन देंगे या नहीं तो ले लेंगे। कैसे? ना इंटीजर नंबर में देना है। क्लियर? So either we can leave electron or remove electron by an integer number। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन देना है, 1 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 4.5 इलेक्ट्रॉन आप नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है ना? 2.5 इलेक्ट्रॉन हम नहीं दे सकते। इलेक्ट्रॉन देना है इंटीजर में दो, इतना देना है जितना रिक्वायरमेंट है। आपको इतना चार्ज चाहिए, उतना चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन देने से बनता है, भाई दे दो 10। समझ में आ रहा है? लेकिन मान लो मेरे को इतना चार्ज चाहिए और वो चार्ज का फुलफिलमेंट होगा जब भी मुझे 10.5 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो इसका मतलब वो चार्ज मुझे देना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा किससे दिया जाता है? इंटीजर नंबर में दिया जाता है। अरे वेरी माय पॉइंट, इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीजर नंबर में दिया जाएगा। चलो सवाल करते हैं। मान लो मेरे को ना क्या करना है ना, अभी इतना कूलम चार्ज कोई बॉडी को देना है, कोई बॉडी को इतना कूलम चार्ज देना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बॉडी को चार्ज बनाने के लिए किसका ट्रांसफर होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन। आया ना? कोई बॉडी को चार्ज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, तो नहीं तो लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन किससे देंगे? इंटीजर नंबर में देना है। वो डेसिमल होगा, इसका मतलब वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। इंटीजर में जो होगा चार्ज दैट विल बी पॉसिबल, जो डेसिमल के वजह से आएगा वो चार्ज देना पॉसिबल नहीं होगा। और उनको फॉर्मूला पता है, Q होता है N, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, Q अपॉन N। सो Q क्या होता है? वही आ गया है इतना। ये क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व करो इसको, बेसिक मैथ है। ये ऊपर जाएगा, कितना होगा? 10⁻13 ये होगा 60/10, ये होगा 80/60। हाँ या ना? ये कितना आ रहा है? सर 5 आ रहा है ना? हाँ 5 आ रहा है। सो 5 इंटू 10⁻⁻37। इसका मतलब इतना चार्ज कोई बॉडी को देना पॉसिबल है या नहीं है? होगा। क्यों? यहाँ पर तो एन आया, वो एग्जैक्टली एक प्योर क्या है? इंटीजर है। इसका मतलब इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने से एक बॉडी का चार्ज इतना हो सकता है। सो इज दिस चार्ज इज पॉसिबल टू गिव ए बॉडी? यस, it is possible because this can be given down by providing this much of electron, and this electron is not in a decimal number, it is an integer। और integer electron से चार्ज हम दे सकते हैं। तो ये चार्ज कोई बॉडी को देना पॉसिबल होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। क्लियर? तो ऐसे टाइप का न्यूमेरिक्स हमारा पूछा जा सकता है कि भाई इतना में कितना आएगा, कि ये चार्ज ये कूलम चार्ज देना पॉसिबल होगा। मान लो ये कूलम चार्ज पॉसिबल देना होगा, तो आप कैसे करोगे? ये सर नो, आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। आपको बेसिकली क्या करना है? एन निकालना है, और एन क्या होना चाहिए? 9 इंटीजर आना चाहिए, और डेसिमल आएगा, दैट मींस आंसर होगा नहीं। ये चार्ज हम बॉडी को नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे निकालने के लिए क्या होगा ना, जो चार्ज के बारे में पूछा होगा वो चार्ज बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अगर वो इंटीजर में आएगा दैट मींस जो चार्ज पूछा गया है वो चार्ज हम बना सकते हैं। अगर ये डेसिमल में आएगा, इसका मतलब जो चार्ज पूछा गया है वो चार्ज हम नहीं बना पाएंगे। Is that clear? So this is all about the property of charge। आ गया। अभी क्या हुआ ना, जब ये चार्ज के बारे में आ गया,
फिर क्या हुआ, अच्छा डिफरेंट, अच्छा अभी सवाल आएगा चार्ज बॉडी किसे बनाएंगे। एक्चुअली बहुत सारे मेथड्स होते हैं, क्लियर। एक होता है कंडक्शन, क्लियर, चार्जिंग ए बॉडी, हाँ मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, मेथड ऑफ चार्ज। देखो एक होगा कंडक्शन, एक होगा इंडक्शन, एंड लास्ट होगा फ्रिक्शन। इन तीनों मेथड से ना हम बॉडी को चार्ज बना सकते हैं। सिर्फ इतना याद रख लो, ये तीनों मेथड से हम चार्ज बॉडी को चार्ज बना सकते हैं। फर्क इतना होगा, दोनों बॉडी यहाँ पर कंटैक्ट में आएगा, यहाँ पर कंटैक्ट में होगा और यहाँ पर कंटैक्ट में ही होगा। इंडक्शन में बिना कंटैक्ट करके भी चार्ज हम कर सकते हैं। इसमें कंटैक्ट होगा, इसमें रबिंग होना चाहिए, अच्छे से हम रब करेंगे, या रबिंग करने से नॉकिंग का ट्रांसफर वगैरह होगा। सो दीज आर द थ्री मेथड्स। इसको डिटेल्स से जानने में कोई जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही हम जान लेंगे कि कंडक्शन में दोनों बॉडी को कंटैक्ट में लाएंगे, वो चार्ज बॉडी हो जाएगा। इंडक्शन में दोनों बॉडी को पास में लेना है लेकिन फिजिकल कंटैक्ट नहीं देना है, तो इंडक्शन हो जाएगा। फिर जब कोई चीज को रब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आयन। इन तीनों मेथड से हम कोई बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आगे समझ में। अभी चलते हैं कूलम्ब्स सिंथेसिस में। तो कूलम्ब में क्या हो रहा है, देखो अभी तक हमको पता चल गया कि जब भी कोई पॉजिटिव को पास में लेके जाएंगे ना, इसको इतना डिस्टेंस में रखा साइंटिस्ट लोगों ने, तो इस वक्त उनको ये पता चल गया था कि सिमिलर चार्ज बॉडी के अंदर में रिपल्सन होता है। तो उनको ये रिपल्सन मिला, सोर्स ऑफ रिपल्सन मिला। मान लो कि कुछ डिस्टेंस में उन्होंने रखा था R1, अभी उन्होंने क्या किया ना, इसको फर्दर स्टडी किया, उसको ना और क्लोजर लेके गया। फिर इनको क्या मिला पता है, डिस्टेंस को कम करने से ना उनको थोड़ा रिपल्सन ज्यादा मिल रहा था। समझ में आ रहा है? उन्होंने बोला कि मैं डिस्टेंस को कम कर लिया और यहाँ पर और सिग्निफिकेंट रिपल्सन हो रहा है। फिर और कम कर लिया, और ज्यादा रिपल्सन हो रहा था। तो उससे उनको ये पता चला कि डिस्टेंस को जितना कम मैं कर रहा हूँ ना, वहां वो चार्ज के बीच में इंटरैक्शन उतना ज्यादा हो रहा है। इंटरैक्शन दो तरह के होगा ना, इधर अट्रैक्शन होगा नहीं तो रिपल्सन होगा। अगर सेम चार्ज रखोगे इंटरैक्शन रिपल्सिव इंटरैक्शन होगा, अगर ऑपोजिट चार्ज रखोगे इंटरैक्शन नेगेटिव इंटरैक्शन होगा। इधर क्लियर? लेकिन वो इंटरैक्शन का रेट क्या आ रहा था ना, चार्ज घटाने से वो रेट ऑफ इंटरैक्शन ज्यादा हो रहा था। वो समझ में आ रहा है ना? देखो उन्होंने बोला कि भाई जो इंटरैक्शन का रेट है ना, जो रेट ऑफ इंटरैक्शन है चार्ज के बीच में, वो ज्यादा हो रहा था। अच्छा ये ऑफर आर्गुमेंट दे रहा हूँ ना, ज्यादा, इसको मान के चलना है शॉर्टकट। तो हुआ जो दोनों के बीच में डिस्टेंस को उन्होंने क्या किया, डिक्रीज। फिर बार एक्सपेरिमेंट किया गया, सिमिलर चार्ज को लिया गया, डिस्टेंस चार्ज को लिया गया। मान लो कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव, इतना डिस्टेंस से उन्होंने रखा, अट्रैक्शन हुआ। लेकिन जब पास में लेकर गया ना, अट्रैक्शन और तेजी से हो रहा था, मतलब रेट चेंज हो रहा था इंटरैक्शन का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो उन्होंने बोला कि वो जो रेट होगा ना, एक वो फैक्टर में डिपेंड कर रहा है। वो फैक्टर क्या है? दैट इज द स्पेस, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज हु आर इन द इंटरैक्शन विथ ईच अदर। जो चार्ज बॉडी आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं ना, उनके बीच में डिस्टेंस क्या है वो डिसाइड कर रहा है कि उनके बीच में ज्यादा इंटरैक्शन होगा पहले से या कम इंटरैक्शन होगा। और उनको ये मिला, अगर पास लेके मैं आ रहा हूँ ना, इंटरैक्शन ज्यादा हो रहा है। अगर रिपल्सन हो रहा है, ज्यादा रिपल्सन हो रहा है पास में लेके आने से। अगर अट्रैक्शन हो रहा था, मान लो अपोजिट चार्ज था, डिसिमिलर था, अनलाइक चार्ज था, अट्रैक्शन हो रहा था और डिस्टेंस कम करने से अट्रैक्शन और मतलब तेज फिर से हो रहा है। तो उनको ये पॉइंट मिला था, रेट ऑफ इंटरैक्शन डिस्टेंस के साथ वैरी हो रहा है। लेकिन कैसे हो रहा है? कैन यू टेल मी? डायरेक्टली तो हो नहीं रहा है ना, तो इन्वर्टली हो रहा है। उन्होंने डिस्टेंस को कम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उल्टा मिलता है। पता है ना, दो तरह के वेरिएशन होता है मैथ में, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन,
एक होता है इनडायरेक्ट या इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट के मतलब भाई बोलना है कि भाई मेरा जो होगा ना तेरा वही होगा, मेरा वैल्यू बढ़ने से तो तेरा वैल्यू बढ़ रहा है ना, तो हम दोनों कैसे डिपेंडेंट है, हमारा इंटरेक्शन क्या है, हाँ डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। लेकिन मान लो मेरा वैल्यू बढ़ने से तेरा वैल्यू घट रहा है और मेरा वैल्यू घटने से तेरा वैल्यू बढ़ रहा है, तो हम लोग एक जैसा बिहेव नहीं कर रहे, वी आर इंटरैक्टिंग इनवर्सली। अगर दोनों ऐसे हो रहा है ठीक, अगर ऐसे होगा ना होगा इनडायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन। और यहाँ पर वही केस हो रहा है, अपवर्ड आरो डाउनवर्ड आरो आता है ना, तो ये होता है इनवर्स वेरिएशन। क्या मतलब यहाँ पर इंटरैक्शन किस में डिपेंड किया ना, दोनों चार्ज को कितना स्पेस में कितना डिस्टेंस में रखा था। फिर उन्होंने और इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा ये एक्सपेरिमेंट कौन कर रहे थे पता है, कूलॉम्स कर रहे थे, तो साइंटिस्ट कूलॉम्स। फिर उन्होंने बोला कि भाई चलो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अभी दोनों एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता हूँ, एक यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करूंगा और यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करूंगा। और उन्होंने क्या क्या बताया, यहाँ पर 1 कूलॉम चार्ज ले लिया, यहाँ पर एक 2 कूलॉम चार्ज ले लिया और डिस्टेंस रखी है 5 मीटर, मान लो ये एग्जाम्पल है। और यहाँ पर वे डिस्टेंस उतना रखा लेकिन चार्ज को अभी बहुत ज्यादा कर लिया, मान लो 5 कूलॉम कर लिया और यहाँ पर 10 कूलॉम कर लिया। उनको क्या लिया पता है, देखो चार्ज क्या है, डिस्टेंस क्या है दोनों में, सेम है, सेम है। तो उनको सिर्फ इतना पता था कि डिस्टेंस ही रेट ऑफ इंटरेक्शन को चेंज कर सकता है, लेकिन वहां पर उन्होंने उनको ये गलत मिला। यहाँ पर रेट सेम आने के बावजूद भी रेट ऑफ इंटरेक्शन सेम नहीं आ रहा था, बल्कि उनको ये मिला कि भाई जहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा था मेरे को रेट ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा मिला वहां पर। तो यहाँ पर ना उनको रेट ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा, ऑफर आ रहा मतलब ज्यादा, क्लियर। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेक्शन थोड़ा सा क्या हुआ, तो मिल रहा था कंपेयर टू सेकेंड एक्सपेरिमेंट। मुझे बात बताओ, अगर रेट सीन वर्सेस that only depends on the distance, we get the distance in each of the experiments same, but still we are not getting the same rate of interaction. Rather, we are having this much more higher rate of interaction in the experiment 2 as compared to the experiment 1. Both the distance in both of the case same, but still we got the different interaction. That means coulombs. Concluded from the second point that the rate of interaction not only vary with distance, that also depends on the charge, the magnitude of charge, the product of charge. यहाँ पर product of charge कितना था, 2 था, यहाँ पर product of charge 50 हो रहा है, तो 25 टाइम ज्यादा उनको यहाँ पर मिला है रेट ऑफ इंट्रैक्शंस। यहाँ पर Q1 Q2 क्या था, देखो यहाँ पर Q1 Q2 का प्रोडक्ट था 1 कूलॉम, 2 कूलॉम आया था 2 कूलॉम, समझ में आया, 2 कूलॉम का स्क्वायर। और यहाँ पर Q1 Q2 कितना आया, उनका आ गया 50 कूलॉम का स्क्वायर। लेकिन दोनों का डिस्टेंस क्या आया भाई, इसमें भाई डिस्टेंस जो है इसका भी डिस्टेंस वही है, लेकिन इसमें उसमें क्या आएगा भाई, इसमें उनको ये मिला कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेक्शन मेरे को 25 टाइम्स ज्यादा मिल रहा है। एग्जैक्टली 25 टाइम्स हो नहीं था, मतलब ज्यादा मिल रहा था। कहने का मतलब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेक्शन ना ज्यादा हो रहा था, 25 टाइम्स नहीं आएगा, कुछ और भी आएगा, फंक्शन वैल्यू होता है ना के अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ से उनको ये कंक्लूजन मिला कि भाई डिस्टेंस के साथ ये सिर्फ डिपेंड नहीं करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के साथ भी डिपेंड करता है। और बाद में उन्होंने बोला कि वो रेट ऑफ इंटरेक्शन और डिपेंड्स ऑन the magnet product of magnitude of charge and inversely which here the square of their distance। तो आ रही है नो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आ रही है। तो इसको कंबाइनली अगर लिखेंगे Q1 Q2 upon R square, फिर F क्या आएगा, that will be some constant K Q1 Q2 upon R square। और बाद में
उन्होंने निकाला था इसको और इसीलिए इसको उनके हिसाब से उनका नाम उन्होंने ले दिया कि दिस इज नोन एज योर कूलॉम्स लॉ। ये क्या होता है? क्या ये कूलॉम्स लॉ होता है। क्लियर? सो कूलॉम्स लॉ समझ में आ गया ना? क्लियर?